हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप रेलवे चाहे LP का हो, चाहे RPF का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, या ग्रुप डी का हो, या SSC GD MTS UPP किसी भी स्टेट या सेंटर का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या है कि नीचे दिए गए पासों में संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या होती है। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले कॉमन देखना होता है। तो यहाँ पर 60 और 50 कॉमन है, तो यहाँ पर भी 60 और 50 कॉमन है। तो पूछा कि 30 के विपरीत संख्या, तो कौन सी बच गई हमारी, तो 30 के विपरीत हमारी 70 बच गई। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, 30 के विपरीत 70। और अगर 70 के विपरीत पूछता तो 30, तो यहाँ पर ऑप्शन 70 हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है उसी प्रकार चौथी संख्या का तीसरी संख्या से स्थान बताना है। तो जैसे अगर हम इसके अंदर देखें कि 9 से 9 है तो 5 से क्या बनेगा। अब एक बात देखनी है हमें, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखने में तो ये बहुत कठिन लग रहा है कि हम इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इजीली तरीके से कैसे कर सकते हैं। 9 का अगर स्क्वायर करें तो हमारा कितना होता है, 9 का स्क्वायर हमारे 81 होता है। अब इन दोनों अंकों को 8 को और 1 को जोड़ेंगे तो हमारे कितना प्राप्त होगा, तो 9 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से हमें 5 का स्क्वायर कर लेना है। 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, और 25 में अगर 2 और 5 का अगर हम जोड़ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। यह RRB ग्रुप डी में भी आया हुआ है, NTPC में भी आया हुआ है, और RPF SI में भी आया हुआ है। तो 46, 22, 24, यहाँ पर 69, 42, 27 और 79, 38, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर। देखिए ऊपर संख्याएं बड़ी हैं, प्लस तो हम कर नहीं सकते क्योंकि संख्याएं बड़ी हैं। अगर प्लस करेंगे तो ज़्यादा ही होगा, तो हम इनको माइनस कर लेते हैं। अब 46 में से अगर हम 22 को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 46 में से 22 यानी कि 6 में से 2 गया तो 4, और 4 में से 2 गया 2, हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर 24 प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। 69 में से 42 को माइनस करो, कितना प्राप्त होता है, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 27 प्राप्त हो गया यहाँ पे भी, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर 79 में से 38 को माइनस करते हैं तो 9 में से 8 गया, क्या होगा, जिस प्रकार से हमने पहले और दूसरे में किया उसी प्रकार से तीसरे में भी होगा। तो 9 में से 8 गया, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1, और 7 में से 3 जाएगा तो हमारा 4, यानी कि 41। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आकृति का अध्ययन करें और बताइए कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं। कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डब्बे बने हैं। देखिए ये जो त्रिभुज दे रखी है ये कार्डबोर्ड है, ये जो वर्त है, ये जो आयत है ये बॉक्स का है, और जो ये वर्त है ये प्लास्टिक का है। तो इसने क्या कहा कि कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें आंसर जो ऑप्शन को काटना आना चाहिए। ठीक है, ताकि हम इसको आसानी से सोल्व करें। तो देखो 285 कट गया, 420 भी कट गया क्योंकि अकेले हैं, 685 भी अकेला है, प्लास्टिक में नहीं है। रही बात 365 की, ये भी कट गया, और 250 अकेला किस में है। अगर हम 250 बात करें तो अकेला ही है, तो हमारे पास क्या बचा, 20 ही बचा। तो 20 ही बचा, तो कार्डबोर्ड और प्लास्टिक, तो ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, किसी निश्चित कोड भाषा में डिजिट को TIGID और कोड को EDOC के रूप में लिखा जाता, तो टाइप को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यह NTPC, CP और UPP में आया हुआ है।
ठीक है, SSC CPO। तो इस प्रकार में जो डिजिट लिखी हुई है वो आखिर से उठा रखी इसके अंदर। अगर हम गौर से देखें कि डिजिट को TIGID लिखा है तो सबसे पहले देखिए कि इनको उठा कैसे रखा है। T पहले स्थान पर, I फिर दूसरे पर, G तीसरे पर, फिर I और फिर D। वैसे ही कोड के अंदर भी इन्होंने ऐसा ही किया है, EDOC। तो टाइप में भी हमें ऐसा ही करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, अगर इसमें हम एक वर्ड भी देखें तो भी हमारा ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि E अगर हम बात करें तो E हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। तो क्या है, EPYT। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में असंगत संख्या का चयन कीजिए। असंगत संख्या का चयन करना है। अब देखो 22 को हम कैसे भी लिखें, लिखा तो 22 ही जाएगा। 43 को उल्टा लिखेंगे तो 34 को उल्टा लिखेंगे तो 43, 58 को उल्टा लिखेंगे तो 85। ठीक है, और 45 को अगर हम उल्टा लिखें तो क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए। तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो कौन सी संख्या होगी, देखिए 15, 75, 18, 78, 21 फिर 81, यानी कि एक बार संख्या छोटी है और एक बार बड़ी है। इस प्रकार से आए तो हमें क्या करना है कि एक बार छोटी है एक बार बड़ी आए तो हमें एक छोड़कर संख्या एक लेनी है। ठीक है, एक संख्या छोड़कर एक लेनी है, डिफरेंस देखना है। जैसे अब हम देखें कि 15 से 18 के बीच में कितने का अंतर है। 15 से 18 कैसे हुआ, +3। 18 से 21 कैसे हुआ, +3। तो 21 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, +3, और +3 करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 24। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है। तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार संबंध है। तो इसमें बताना कि प्रदीप का उस पुरुष के साथ संबंध क्या है, क्या लगता है प्रदीप का हो। तो इसमें हमें खुद को मान लेना होता है। अगर इसको हमें सोल्व करना है तो इसमें खुद को मानिए। तो एक पुरुष की ओर इशारा किया, किसने किया, प्रदीप ने किया। खुद मान लो अपने आप को। वह मेरी माँ के पिता, माँ का पिता कौन हो गया, नाना। नाना का क्या हो, पुत्र। नाना पुत्र क्या लगा उसका, तो जो नाना का पुत्र होता है वो क्या लगता है, मामा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेलवे RPF और ग्रुप डी के लिए था ये। दी गई आकृति को दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। इसमें हमें ऑप्शन काटना आना चाहिए। अगर वैसे देखेंगे तो देखिए क्या कहता है कि दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, दाईं ओर रखा जाए तो। अभी उस साइड है और हमें किस साइड रखना, उस साइड। तो किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे भी देखते हैं, बी में ही नहीं दिखाई दे रहा है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो सीधी सी बात हमारा ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दे रखा है, मार्च, मई फिर जनवरी। अगर एक जैसे हम देखें कि भाई मार्च के बाद अप्रैल को छोड़कर मई लिखा है, तो यहाँ पर जनवरी यानी फरवरी को छोड़कर मार्च आना चाहिए था। अगर हम उस हिसाब से चल रहे हैं तो भी हम जैसे ठीक है कि भाई चलो मार्च आना चाहिए, लेकिन मार्च ऑप्शन के अंदर है ही नहीं। जब मार्च ऑप्शन के अंदर है ही नहीं तो ये वाली ट्रिक मेरा हमारे काम नहीं आने वाली है। तो दूसरा हम क्या करते हैं, क्योंकि मार्च ऑप्शन के अंदर है ही नहीं तो मार्च को हम लिखें। तो मार्च तो वाले मार्च में दिन कितने होते हैं, 31। मई में दिन कितने होते हैं,
31। जनवरी में दिन कितने होते हैं? देखो इन दोनों में 31 दिन होते हैं। बात करें जनवरी की, जनवरी में भी दिन 31 होते हैं। तो इनमें से कौन सा महीना? देखो अप्रैल 30 दिन का, जून भी 30 दिन का, नवंबर भी 30 दिन का, लेकिन दिसंबर 31 दिन का होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन बी, यानी कि दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है। श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता, तो बताइए वह किस दिशा में है? इसको सोल्व करने के लिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस में है। तो इसके लिए क्या है, ये उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। सम्मुख का मतलब है सामने, तो पश्चिम की ओर है, तो सीधी सी बात है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट से किसकी तरफ है? किसकी तरफ है? पश्चिम की तरफ। फिर क्या कहता है? दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया, ऊपर चला गया। फिर क्या कहे? बाईं ओर मुड़ गया, फिर नून मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? जो सी में था उसी में है, यानी कि पश्चिम में। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को ढंग से निरूपित करता है। कौन सा करता है? इनके हमें डायग्राम बनाने हैं, तभी हम बता सकते हैं कि इनका। देखिए संगीत, आवाज़ और नृत्य। सबसे पहले हम क्या किसका बनाना है? संगीत का बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा डायग्राम बनेगा? संगीत का। संगीत, आवाज़ और नृत्य, तो ये हो गया हमारा संगीत का। अब हमें ये देखना कि संगीत का आवाज़ से कोई संबंध है या नहीं। तो संगीत का आवाज़ से संबंध है, क्योंकि संगीत क्या है? संगीत को हम गाते तो आवाज़ तो निकलती है, आवाज़ निकलती है तभी तो संगीत गाते हैं, तो यहाँ पर आवाज़ आ जाएगा। अब तीसरा बचा हमारे पास नृत्य। तो नृत्य का आवाज़ या संगीत से कोई तालमेल है या कोई संबंध है? तो क्या आपको इसमें कोई संबंध दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे कि नहीं, क्योंकि नृत्य का नहीं तो कोई संगीत से और नहीं कोई आवाज़ से संबंध है। तो इसका डायग्राम अलग हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। यदि जे का अर्थ गुणा, के का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ प्लस, टी का अर्थ माइनस हो तो समीकरण का मान क्या होगा? जैसे जैसे इसने बोला है वैसे वैसे समीकरण को लिख दिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे इसने कहा कि जे का अर्थ है गुणा, के का अर्थ है भाग, क्यू का अर्थ है प्लस और टी का अर्थ है माइनस, समीकरण को हमें सोल्व करना है। तो 27 क्या है? के का भाग 9, फिर गुणा में 3, फिर क्या है? क्यू का हमारा प्लस, फिर 8 प्लस 8 और टी का क्या है? माइनस, तो -4। बोर्डमस के रूल से इसको सोल्व करते हैं। तो 9 × 27, ठीक है, 3 बार में कट गया, गुणा में 3 प्लस में 8 और -4। तो कितना आ जाएगा हमारा? इसकी गुणा कीजिए, 9 + 8 - 4, तो कितना आया? हमें कितना प्राप्त हो गया? 17, 17 में से 4 गया 13। ऑप्शन ए बड़ा इजी क्वेश्चन था, रीजनिंग का, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों में वर्तों की संख्या बताइए। कि कोई संख्या दे रखी है और उसमें हमें क्या बताने हैं? वर्त बताने हैं। RRB, LP, NTPC, UPP के अंदर आया हुआ है। देखिए 3 इसके अंदर है, 3, फिर 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, टोटल कितना हो गया? 3, 6, 9 और 3 12 और 3 15। 15 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? तो कितनी बार होंगी? तो एक दिन में जो हमारा सुइयां 22 बार होती है, तो 2 दिन में कितनी बार होंगी? 44 बार हो जाएंगी। तो 44 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा? तो देखिए, सबसे पहले जैसे ये वी कागज है, ठीक है, ये इस प्रकार से है। अब इसको हमें क्या करना है? यहाँ पर मोड़ना है। तो इसको हम इस हिसाब से यहाँ पर मोड़ेंगे तो वी कहाँ पर है? ऊपर जाएगा। फिर इस साइड में जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है उस तरफ मोड़ेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा। और फिर क्या कहता है इसको यहाँ पे, तो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको ये? तो ऑप्शन सी के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का केवल एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ऑटोग्राफ। तो इसके अंदर हमें मेन देखना है कि जितने भी वर्ड इसके अंदर हैं वो इनमें मैच होते हैं या नहीं। तो देखो भाई, ई यहाँ पर है, ई नहीं है इसके अंदर। सी भी नहीं है। तो आर ए एफ भी इसके अंदर नहीं है। एफ भी नहीं है। तो बचा क्या? टी ए पी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।